जय हिंद दोस्तों, मैं मार्क नायक आप सभी को अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st एरोटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और BPSC 71st प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया गया है। तो आप यहाँ पे आप इसको सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका PDF आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट 1 का यहाँ पे PDF आपको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो है आपका ये आपका एरिट्रिया का शॉर्ट टेस्ट 11 का जो है डाल दिया है। फिर जो है हमने यहाँ पे एक BSSC CGL के लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में DSO का पेपर हुआ है उसमें भी हम लोग इसका ही पेपर हम लोग यहाँ पे डाल दी है। तो आप यहाँ पे आके BPSC के नए पैटर्न को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में जो है कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ किसी भी टाइप का आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है। पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका फाहियान का किसके बारे में था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में था। तो ये आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा का एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ये जाएगा और यहाँ पे आपका पहला और दूसरा आपका ऑप्शन चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका केवल 1 और 3 इसका हो जाएगा कि रत्नावली हो जाएगा और आपका बांसखेड़ा शिलालेख हो जाएगा। तो पहला तीसरा फाहियान का नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, तो आपका पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। पुरातात्विक उत्खनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका थेरीगाटा जो आपका ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आपका जैनिज्म से संबंधित नहीं है। बाकी अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो आपका ये आपका जैन साहित्य का हिस्सा है, लेकिन आपका थेरीगाटा आपका बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था। तो विनिमय का माध्यम था आपका पन। यहाँ पे पन जो था आपका यहाँ पे कॉइन था। तो मौर्य काल में विनिमय का माध्यम था आपका पन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था, तो आपका डायमेकस जो आपका नहीं आया था। बाकी नियाकर्स और अनेसिक्रिट्स और आपका एरिस्टोबुलस आया था। तो कौन सा नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था, यह आपका बिंदुसार के टाइम में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर देखिए यहाँ पे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में है। तो भारत में आपको देखेंगे आपका एक तो बनवाली हो जाएगा और हड़प्पा तो नहीं है, तो ये आपका 4 हटा दीजिए। तो 4 ये गया और ये गया, 2 और 3। अब 1 नंबर आप क्या लगाते हैं, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। आमरी आपका भारत में नहीं है। आमरी आप सुने होंगे, भारत में इतना हड़प्पा आप पढ़े होंगे, तो आमरी जो आप उसका नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए कि आपका भारत में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मितातल और आपका बनवाली जो है ये आपका भारत में है, बाकी हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। तो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो 4 जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी चला जाएगा और ऑप्शन डी चला जाएगा। तो बाकी आपका ऑप्शन ए बचता है, ऑप्शन सी बचता है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिया है तो आपको आंसर लगाना ही चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। तो कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो कोकोल्लम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकोल्लम जो आपका प्रथम ने आपका कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबाकत नासिर पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था। तो किस सुल्तान को समर्पित किया था, तो आपका नसीरुद्दीन महमूद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबाकत नासिरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी, तो आपका नसीरुद्दीन महमूद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आइए, आइए इंग्लिश में और आप रिवीजन कीजिए साथ में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के रिगार्डिंग सोर्स क्या क्या है आपका, तो आपका रत्नावली है, आपका
बशखेरा है। आप फाहियान आपका चंद्रगुप्त का है, तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन सी। फिर जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपका ये कैसे आया है, तो आपका आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, तो अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, तो आपका थेरीगटा है, आपका थेरीघाटा ये आपका बुद्धिज्म का पार्ट है, जैनिज्म का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेवलेंट इन द मौर्य पीरियड, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, तो आपका पन था, पन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था इंडिया में, तो आपका डेमाइकस नहीं आया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा यहाँ पे, तो 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट आर लोकेटेड इन इंडिया, भारत में हड़प्पा साइट कौन कौन सा है, तो आपका यहाँ पे हड़प्पा नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, तो ये गया और ये गया, बाकी 2 और 3 1 2 3 2 और 3 तो है भारत में, ये तो पता है कि 2 और 3 है, लेकिन आमरी है या नहीं है, तो आमरी जो आपका भारत में नहीं है, याद रखिए आमरी क्या है, भारत में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था, तो ककोलल आपका 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू विच सुल्तान डिड मिनहाज उस सिराज डिसाइडेड द बुक तबाकत नासरी, डेडिकेटेड द बुक, यानी मिनहाज उस सिराज ने किस तबाकत नासरी है किसको डेडिकेटेड किया था, तो आपका था नसीरुद्दीन महमूद को किया था। मिनहाज उस सिराज ने किसको अपना बुक डेडिकेटेड किया था, तबाकत नासरी, तो नसीरुद्दीन महमूद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, राय रायन की उपाधि किसको दी थी, तो आपका रामचंद्र देव को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, तो रामचंद्र देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया, चकला शब्द क्या होता है, तो चकला जो होता है आपका यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार या पर्यायवाची नहीं थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था, तो औरंगजेब ने जजिया को किस वर्ष पुनः लागू किया था, ये हो जाएगा आपका 1679 में, 1679 में। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था, तो 1679 में पुनः लागू किया था। नेक्स्ट है 1920 के खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, तो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंगित करता है, तो ये सबका डेट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 का हो जाएगा, जालियांवाला बाग 1919 हो जाएगा, गांधी इरविन इम्पैक्ट आपका 1931 हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट याद रहेगा तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी, तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। याद रखिएगा लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है इसको भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या 1939 में था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में था, आज़ाद हिंद फौज का 1942-43 था, अब मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में था, ठीक है। और पहला चौथा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस और फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें तो पहले आया था, ठीक है। तो एक के बाद आपका 4 होगा, एक के बाद 4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की थी, तो अकाल संहिता लागू की गई थी आपका 1883 में लागू की गई थी। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की, 1883 में लागू की थी, 16 का सी हो जाएगा। और किसके टाइम में लागू की थी, ये था आपका रिपन के टाइम में लागू की गई थी। चलिए इंग्लिश में आइए रिवीजन करते हैं। टू विच हिंदू रूलर डिड अलाउद्दीन खिलजी गिव द टाइटल ऑफ राय रायन, राय रायन की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया था, तो आपका रामचंद्र देव को दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका द वर्ड चकला। द वर्ड चकला हैज़ बिन यूज इन द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया इट वाज। चकला क्या था? चकला जो है आपका रीजनल यूनिट था बिटवीन सूबा एंड परगना। सूबा और परगना के बीच का एक रीजनल यूनिट था और यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जजिया जो है औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया को री इम्पोज किया था? तो री इम्पोज किया गया था आपका 1679 में, 1679 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका इन विच सिटी दैट द खिलाफत कमिटी मीटिंग इन 1920 हेल्ड इन विच गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी किस शहर में खिलाफत कमेटी का मीटिंग हुआ था 1920 में, जिसमें गांधी जी को आपका लीडरशिप प्रोवाइड करने की, नॉन कॉपरेशन का लीडरशिप प्रोवाइड करने की बात की गई थी? तो ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी इसका इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो मॉर्ले मिंटो का आपका 1909 हो जाएगा, जालियांवाला बाग 1919, गांधी इरविन पैक्ट 1931 और अगस्त प्रपोजल 1940 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब। लाठी और अखाड़ा क्लब किसने फाउंड किया था? तब बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका भी जो आपका सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक था 1939 में, ये आपका 1939 के शुरुआत में था और ये जो आपका 1939 के लास्ट में था। तो एक के बाद चार आएगा आपका, एक के बाद चार एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट द फैमाइन कोड टू प्रिवेंट फैमाइन एंड टू हेल्प फैमाइन विक्टिम। तो कब था? तो आपका 1883 में किया गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था आपका फैमाइन कोड टू प्रिवेंट फैमाइन एंड फैमाइन को रोकने के लिए फैमाइन कोड लाया गया था 1883 में लाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये जो आए थे किसके अंडर में आए थे? खासी जनजाति के बीच में आए थे। तो 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वो आदेश क्या था? तो वो आदेश क्या था? तो आपका अवैध संघ अध्यादेश हो जाएगा। अवैध संघ अध्यादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया था। वो आदेश था अवैध संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपका भीमराव अंबेडकर ने किया था। याद रखिएगा 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना BR अम्बेडकर से, और यहाँ से भी आप दलित वर्ड से पहचान सकते हैं कि दलितों के लिए मसीहा कहे जाते हैं आपका भीमराव अम्बेडकर। तो इसलिए जो यहाँ पे दलित वर्ड आ गया तो आप इसको आसानी से भीमराव अम्बेडकर लगा सकते हैं। महात्मा गांधी तो होंगे नहीं, इसलिए महात्मा गांधी नहीं होंगे, तो महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर से आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए मैं बता दिया कि यहाँ पे दलित लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो कौन सा आयोग था? तो आपका स्टैची आयोग भी था, लॉयल आयोग भी था और आपका मैकडोनल्ड आयोग भी था। याद रखिएगा, तो यहाँ पे तीनों का तीनों इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 आपका अकाल आयोग था, 4 में 3 दे रखा है, तो तीनों इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। स्टैची आयोग आपका 1778 में 1778 में हुआ था। फिर जो लॉयल आपका 1798 में, और ये आपका 1800 में आया था मैकडोनल्ड वाला। नेक्स्ट है किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो याद रखिएगा मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। किसके टाइम में लड़ी थी? तो ये था आपका पहला एंग्लो मैसूर युद्ध के टाइम लड़ा था। तो किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी? तो आपका पहला एंग्लो मैसूर युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे सब तीनों सारे इंडियन जो है आपका मिल के लड़े थे, तो आपका इसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों का गलत जोड़ा पहचान करना है। तो इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो ये आपका संध्या आपका ये आपका गलत है, संध्या आपका ये आपका गलत है, यही आपका गलत है। बाकी जो आप जमींदार जफर अली खान हो जाएगा, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कूट पहचानना है यहाँ पे। लॉर्ड
मायो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो 24 का जो आंसर दे रखा है ये आपका ऑप्शन डी दे रखा है, 2, 3, 4 दे रखा है। तो यहाँ पे पहला गलत है, 5वें वायसराय नहीं थे। भारत की पहली जनगणना मयो के शासनकाल में हुई थी, यह सही है। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुआ था और उन्हें डबली में दफनाया गया था, ये भी सही है। और मायो जो है 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। तो 2, 3, 4 सही है और पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आइए रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन 1765 में दीवानी ग्रांट होने के बाद विच हिल ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट। ब्रिटिश पहली बार किस हिल ट्राइब के कॉन्टैक्ट में आए थे। तो खासी ट्राइब के कॉन्टैक्ट में ब्रिटिश पहली बार आए थे। नेक्स्ट है आपका इन द ईयर 1932 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय पासिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को इलीगल डिक्लेयर किया गया था किस ऑर्डर से। तो आपका इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया दलित वर्ग महासंघ 1920 में ऑल इंडिया दलित वर्ग महासंघ जो है किसने स्थापित किया था। तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर द बिहार कॉमिक सेवक दल फॉर्म। तो बिहार कॉमिक सेवक दल कब बना था। ये आपका 1921 में बना था, 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बताना है फैमाइन कमीशन है, कौन कौन सा इनमें से फैमाइन कमीशन है। द स्टैची कमीशन है 1978 का, 1778 का हो जाएगा। लॉयल कमीशन 1798 हो जाएगा और यहाँ पर 1800 हो जाएगा मैकडोनल्ड कमीशन। तो तीनों का तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर मैसूर मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जॉइंटली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिसाइडेड टू स्टे अगेंस्ट द मुगल्स। तो याद कीजिएगा कौन से युद्ध में था। तो ये आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाद में तीनों एक साथ लड़े थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा इनमें से न्यूज़पेपर जो आपका गलत रिलेट किया है। तो यहाँ पे संध्या आपका ये आपका गलत दे रखा है। संध्या किसका है आपका महेंद्र कुमार घोष का हो जाएगा आपका। तो सचिन नाथ सन्याल आपका ये आपका गलत दे रखा है ऑप्शन। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास हो जाएगा। भवानी मंदिर आपका महेंद्र कुमार घोष हो जाएगा और जमींदार जफर अली खां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉर्ड मायो। मायो के बारे में क्या है। तो मायो का आपको पता है कि मायो की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। आपका पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। पहला सेंसस इसी के टाइम में आया था और वाइसरॉय था 1869 से 1872। 2, 3, 4 आपका सही है, यह आपका पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। तो याद रखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में क्या शामिल है। तो आपका नई शिक्षा प्रणाली था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था और भारतीय सैनिक को अफगानिस्तान भेजना ये भी था, लेकिन आपका ये नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून ये आपका नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे 1882 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। देखिए यहीं से डायरेक्ट मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। पहली भारतीय महिला, तो यहाँ पे जो हो जाएगा भारतीय महिला पूछ रहा है। तो भारतीय महिला कौन हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। जालियांवाला बाग ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसरॉय कौन थे। तो चेम्सफोर्ड था यहाँ पे। फिर जो है 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद छोड़ दिए। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग है, ये आपका W हंटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सर मैरिस गवायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो मैं बता दूं फिर से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये आपका सरोजिनी नायडू थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसरॉय कौन थे। तो ये आपके कौन थे वायसरॉय, चेम्सफोर्ड था। फिर जो है 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपका सर मैरिस गवायर थे। ठीक है, सर मॉरिस गवायर हो जाएंगे। और 1882 में जो गठित शिक्षा आयोग था उसके हेड थे कौन, W हंटर थे। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था। अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, ये थे आपके चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में
अरविंद घोष का बचाव किए थे चित्तरंजन दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हंटर आयोग की रिपोर्ट के किसने बेशर्म सरकार की लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था। तो ये किसने बताया था, ये था आपका महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा कि हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था, तो महात्मा गांधी ने बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो किसने कहा है, तो आपका थॉमस मुंडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, तो थॉमस मुंडो ने कहा है। नेक्स्ट है कूट मिलाना है, बताइए। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे 30 का जो आंसर है आपका, 30 का जो आंसर दे रखा है वो आपका ऑप्शन सी दे रखा है, 1 और 2 दोनों सही है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। फिर जो आपका जॉन एडम्स का लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन रॉय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में किसके टाइम आया था, आपका विलेजली के टाइम में आया था। प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था, पहला दे रखा है। और जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट है एस्टेलगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए करते हैं। तो किसको मापने के लिए यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव को। एस्टेलगोमीटर तो ये आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंसर को मेजर करता है। ठीक है, याद रखिए, फिर से आइए रिवीजन कीजिए। तो मेजर कॉज है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो आपका लॉ प्रोहिबिटिंग इंटर मैरिज बिटवीन इंडियन और ब्रिटिश के बीच में इंटर मैरिज, ये आपका ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली विमेन जो है आपका प्रेसिडेंट थी INC की, इंडियन विमेन थी कौन, सरोजिनी नायडू। जलियांवाला बाग के टाइम में आपको जलियांवाला मासकर टाइम के में आपका वाइसरॉय कौन थे, ये थे आपके चैम्सफोर्ड। पहला चीफ जस्टिस जो थे फेडरल कोर्ट 1935 में फेडरल कोर्ट बना, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस ग्वायर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का जो एजुकेशन कमीशन आया था उसके हेड कौन थे, W हंटर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 27 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड अरविंद घोष इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंद घोष को किसने बचाया था, तो आपका चित्तरंजन दास ने बचाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में एडवोकेट कौन थे, तो चित्तरंजन दास एडवोकेट थे। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब द हंटर कमीशन रिपोर्ट एज ए पेज आफ्टर पेज ऑफ सेमलेस गवर्नमेंट वाइट वॉश। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। हु डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया था हंटर कमीशन के रिपोर्ट को कि वो पेज आफ्टर पेज क्या है, गवर्नमेंट जो है आपका उसको वाइट वॉश कर रही है, सेमलेस गवर्नमेंट वाइट वॉश कर रही है। तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड रैयतवाड़ी इज द सिस्टम विच हैज ऑलवेज बीन प्रेवलेंट इन इंडिया। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि रैयतवाड़ी का सिस्टम, रैयतवाड़ी का संबंध किससे है, तो आपका थॉमस मुनरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 में इट वॉज नेसेसरी फॉर द पब्लिशर को जरूरी था कि वो उसको सबमिट करना था सारे मटेरियल टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है उसको सबमिट करना था किसके लिए, फॉर प्री सेंसरशिप इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन के लिए जो है उसके जितने भी मटेरियल थे उसको सबमिट करना कंपलसरी था, मैंडेटरी था। और दूसरा है आपका एज ए रिजल्ट ऑफ जॉन एडम्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन। और जॉन एडम्स का जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था 1823 में, राजा राम मोहन राय को उसके लिए मिरातुल अखबार का पब्लिकेशन बंद करना पड़ गया था। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टेलगोमीटर जो है आपका किसके लिए मेजर करते हैं, तो सरफेस टेंसर को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर देखेंगे हम लोग। 32 नंबर देखिए यहाँ पे,
ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो आपका वेग के। तो ऋणात्मक त्वरण जो है निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग का, वेलोसिटी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेरिस्कोप। पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आपका पेरिस्कोप है वो किस पे काम करता है? तो आपका परावर्तन पे काम करता है। जो आपका पेरिस्कोप है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन पे काम करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा 34 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है वो आपका सॉफ्ट आयरन से बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है आपका बहुत कम होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो है गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो आपका उच्च दाब और निम्न तापमान, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो उच्च दाब और निम्न तापमान हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है? तो याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका फोकस दूरी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। 38 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है ऊर्जा वो आपका गामा किरण में होता है। तो याद रखिए कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो आपका गामा किरणें होती है। याद रखिए सबसे पहले गामा हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्सरे होगा, उसके बाद आपका यूवी रे हो जाएगा। इस तरीके से आपका बढ़ता है। उसके बाद विजिबल आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड आपका रेडियो वेव हो जाएगा। इस तरीके से एनर्जी घटते क्रम में। नेक्स्ट है किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पी प्रकार के अर्धचालक हो जाएगा। तो किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन जो आपका ऋणात्मक छिद्रों या रिक्तियों के कारण होता है? तो पी प्रकार का अर्धचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनॉल का 1% घोल क्या होता है? तो फिनॉल का 1% घोल कीटाणुनाशक होता है। फिनॉल का 1% घोल जो आपका कीटाणुनाशक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा रिवीजन कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है निगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निगेटिव एक्सेलरेशन है किसके अपोजिट डायरेक्शन होता है? तो आपका वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होता है निगेटिव एक्सेलरेशन का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन विच प्रिंसिपल पेरिस्कोप वर्क। पेरिस्कोप किस पे काम करता है? तो रिफ्लेक्शन पे काम करता है। पेरिस्कोप किस पे काम करता है? तो रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। तो बोस आइंस्टीन एनर्जी कंडेंसेट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ही कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ए। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड। किसी भी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो उसमें क्या होगा? तो उसको हम हाई लगाएंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का PYQ पूछा गया है। तो अगर हमको किसी गैस को लिक्विड में बनाना है तो हमको वहाँ पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? तो आपका निगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो आपका मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है? तो वो आपका निगेटिव होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ़ ए स्फेरिकल मिरर, यदि किसी स्फेरिकल मिरर को हम पानी में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। इसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी यदि हम किसी स्फेरिकल मिरर को पानी में डुबा देते हैं उसके बाद उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फोकल लेंथ क्या होगा? अनचेंज रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हैज मैक्सिमम एनर्जी। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका गामा रे का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है? तो आपका गामा रे में होता है। नेक्स्ट है
विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑकर होता है ड्यू टू नेगेटिव होल्स, यानी कि किस टाइप के सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके वजह से होता है, तो नेगेटिव होल की वजह से होता है। तो ये होता है किसमें, तो 40 का ए हो जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो इलेक्ट्रॉन ऑकर होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका किसके वजह से होता है, तो नेगेटिव होल की वजह से होता है। ऑप्शन पी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का 1% सोल्यूशन क्या होता है, तो ये आपका डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। फेनॉल का 1% सोल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आपका कांच का होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो कांच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें से निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो पाइरेक्स ग्लास में मजबूती प्रदान करने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग, तो ये मिलाते हैं आपका बोरेक्स। पाइरेक्स ग्लास में क्या मिलाया जाता है, तो बोरेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तत्व का रंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है, तो आपका तत्व का रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CNG हो जाएगा आपके, यहाँ पे LPG में क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। जल गैस में आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे CNG जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। CNG में आपका 3 मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर कोयला गैस हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोयला गैस में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर जो हो जाएगा आपका LPG में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। और फिर जो हो जाएगा जल गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, CO+H2 हो जाएगा। तो CNG हो जाएगा आपका मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन हो जाएगा। कोयला गैस में आपका CNG में आपका मीथेन और इथेन हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन होता है आपका CNG में। कोयले गैस में आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। LPG में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और जल गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, याद रखिएगा प्रोटियम में कितने मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे एक भी आपका 0 आपका न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो एक भी नहीं होता है, 0 हो जाएगा। प्रोटियम में हाइड्रोजन 1 होता है, तो इसका एक में से एक गया 0 हो जाएगा। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो नीला लिटमस को लाल कौन करता है, याद रखिएगा एसिड करेगा, जो कि आपका सिरका हो जाएगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा, तो आपका सिरका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका ZnCO3 हो जाएगा। तो कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रैकिंग किस में होता है, देखिए यहाँ पे वल्कना, ये तो पता है कि हाइड्रोजिनेशन कहाँ पे होगा, हाइड्रोजिनेशन आपका हो जाएगा खाद्य वसा में हो जाएगा। वल्कनाइजेशन होगा आपका कहाँ पे, रबड़ में, वल्कनाइजेशन आपका रबड़ में हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं आपका आंसर यहाँ पे 49 का आंसर दे रखा है बी, 49 का आंसर बी दे रखा है। तो ए का 2 हो जाएगा। क्रैकिंग आपका पेट्रोलियम में होता है। प्रगलन आपका किस में होगा, तांबा में होगा। प्रगलन आपका तांबा में। हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा आपका किसमें, खाद्य वसा में। और वल्कनाइजेशन आपका रबड़ में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके पास है, तो ग्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ग्लास के पास सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू पायरेक्स ग्लास टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। पायरेक्स ग्लास को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है, क्या उसमें डाला जाता है, तो बोरेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पायरेक्स ग्लास में हम क्या मिलाते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो बोरेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा यहाँ पे कलर ऑफ द एलिमेंट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है सब्जेक्ट नहीं है पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
बनाने में इनमें से कौन सा नहीं यूज होगा, तो आपका कलर ऑफ एलिमेंट नहीं होता है। बाकी वैलेंसी से होता है, एटॉमिक साइज होता है, और आपका इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू वैलेंसी, इसी को वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे CNG जो है आपका, CNG क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मीथेन और मीथेन इथेन और हाइड्रोजन हो जाएगा। कोल गैस आपका हो जाएगा कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, और वाटर गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे 45 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर, देखिए हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक भी नहीं होता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक भी नहीं होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस को रेड। ब्लू लिटमस को रेड कौन बनाएगा, तो आपका विनेगर बनाएगा। विनेगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा विनेगर जो है आपका ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन जो है आपका एक मिनरल है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ZnCO3 है। कैलामाइन का केमिकल फॉर्मूला है आपका ZnCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना है, क्रैकिंग किस में होता है, क्रैकिंग आपका पेट्रोलियम में होता है, स्मेल्टिंग आपका कॉपर का होता है, हाइड्रोजिनेशन एडिबल फैट होता है, और वल्कनाइजेशन आपका रबड़ का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए 50 नंबर आइए। पचास नंबर है अस्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन कम करने पर दाब क्या होता है, तो दाब क्या होता है यहाँ पे बढ़ेगा। यदि स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पे उसका क्या होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है, तो कौन है आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। 51 का सी हो जाएगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है, तो आपका माइकोप्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल का प्रजनन भाग कौन सा होता है, तो फूल का प्रजनन भाग जो है आपका पुंकेसर और अंडप हो जाएगा। पुंकेसर और आपका अंडप हो जाएगा, आपका फूल का प्रजनन भाग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो सबसे आवश्यक पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण से होती है, याद रखिए नींद की बीमारी किस जानवर की वजह से होती है, तो ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है, तो ट्रिप्नोसोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो mRNA किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोरोना वायरस हो जाएगा। mRNA वैक्सीन कोरोना वायरस से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है, तो मादक दर्दनाशक दवा इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मॉर्फिन हो जाएगा। दर्दनाशक दवा है आपका मॉर्फिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, तो इसको बचाएगा आपका यहाँ पे कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, तो कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें, तो ये हो जाएगा आपका श्वसन में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो श्वसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, ये किसने बताया था, ये बताया था आपका विर्चो ने बताया था। निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है, तो विर्चो ने बताया था, विर्चो। नेक्स्ट है आइए इंग्लिश में देखते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज होता है। यानी ऑन वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम को रिड्यूस करने पर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, यानी किसी भी गैस का जिसका फिक्स्ड मास है उसके वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज करते हैं उसके कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर आपका इंक्रीज करता है। याद रखिएगा अगर हम किसी भी गैस जिसका मास फिक्स्ड है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को वहाँ पे रिड्यूस करते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन, यानी कौन सा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है, योग्य है
डेवलप और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने आप से, तो यह है आपका माइकोप्लाज्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा, तो 52 का आपका यहाँ पे स्टेमेन और कार्पेल हो जाएगा। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमेन एंड कार्पेल हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज, यानी कह रहा है कि द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज, यानी सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है इनमें से, किसके लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए और नए सेल के बनने के लिए, नए कोशिका को बनने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट है, तो आपका प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होता है, तो आपका ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होगा, ट्रिप्नोसोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। mRNA वैक्सीन जो आपका किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका कोरोना वायरस से हो जाएगा। mRNA वैक्सीन रिलेटेड है कोरोना वायरस से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन है इनमें से, तो ये है आपका मॉर्फिन हो जाएगा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक है आपका मॉर्फिन। नेक्स्ट है विच पिगमेंट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, यानी यूवी रे के हार्मफुल इफेक्ट को प्लांट का कौन सा पिगमेंट बचाता है, तो आपका कैरोटेनॉइड बचाता है। तो कैरोटेनॉइड जो है प्लांट को यूवी रे से बचाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, किस प्रोसेस में आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो रेस्पिरेशन में होता है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है आपका रेस्पिरेशन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड द न्यू सेल आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, यानी किसने बताया था कि सेल डिवाइड करता है और दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म बाय, सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल उसी डिवीजन, कह रहा है कि हु एक्सप्लेन द सेल डिवाइड, किसने सेल डिवाइड को एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि जो न्यू सेल आर फॉर्म बाय द, न्यू सेल बनता है किसके द्वारा, डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी के डिवीजन से नए सेल बनते हैं, किसने बताया था, तो वर्चो ने बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 60 नंबर देखते हैं। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो लचीलापन किस उत्तक की वजह से होता है, तो आपका कॉलेनचाइमा के वजह से होता है। पौधे में लचीलापन किसके वजह से होता है, तो आपका कॉलेनचाइमा के वजह से होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो जो रिजर्वेशन आपका आर्टिकल 243D में आता है। ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए आरक्षण आपका 243D में आता है। ठीक है, ई में क्या आएगा, ड्यूरेशन आएगा और जी में आपका पावर एंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 में क्या है आपका, 143 में सलाहकार हो जाएगा। 143 में आपका सलाहकार शक्ति हो जाएगा। 132 में अपीलेट जुडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, 132 में आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। 124 में आपका यहाँ पे सुप्रीम नहीं, ये आपका 100 पहला गलत है। कौन सा गलत पूछा ना, कौन सा युग में सही नहीं है, तो पहला ही आपका गलत है। जो अभिलेख न्यायालय होता है वो आपका 129 में होता है अभिलेख न्यायालय, तो यहाँ पे 124 दे रखा है। 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी 132 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति 143 में आएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति आएगा 136 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो समानता जो आपका 2 प्रकार की समानता दिया रखा है। तो कितना है आपका, 2 प्रकार की समानता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो आपका 2 प्रकार का है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर बताना है कि आर्टिकल 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, तो सही वाला देखेंगे। संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, सही बात है, तो पहला सही है, तो इसलिए एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन ये वाला गया और ये गया। तो यहाँ पे
पहला गलत हो गया, पहला ये गलत हो गया। 2 और 4 से ये 2 और 4 सही है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका सही है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका 4 भी आपका, तीसरा वाला भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो कौन सा गलत है, तो आपका 2 और 4 आपका गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर देंगे। तो याद रखिए कौन सा सही, आप देख लीजिए कि संविधान संशोधन में की पहल जो है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, सही बात है। और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो ये आपका 3 सदस्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या 3 है। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, तो एक अनिवार्य विशेषता है आपका संघीय प्रणाली का। निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, तो संघीय प्रणाली का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये नहीं होगा। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये तो आपका डीपीएसपी हो जाएगा, फंडामेंटल राइट भी हो जाएगा। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझाना, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका डीपीएसपी है, ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 67 का बी हो जाएगा। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू, किस टिश्यू की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आता है प्लांट में, तो आपका कॉलेनचाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है आपका कॉलेनचाइमा की वजह से प्लांट में। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल हैज द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बिन प्रोवाइडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो कौन सा किस आर्टिकल में आता है, तो वो आर्टिकल 243D में आता है, रिजर्वेशन आपका 243D में आता है। नेक्स्ट है, 124 में आपका यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका 129 में आता है, यही आपका गलत है। बाकी आपका 132 में आपका एपिलेट जुडिक्शन आएगा, 143 में एडवाइजरी पावर आएगा और 136 में स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हैव बीन मेंशन इन द प्रेम्बल, प्रेम्बल में कितने टाइप का इक्वालिटी मेंशन है हमारे संविधान में, तो यह 2 तरह का है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट है, आर्टिकल 368 से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, गलत है, तो सही देख लेते हैं। जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन बी इनिशिएट आइदर, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, शुरुआत जो है किसी भी हाउस में हो सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, पहला स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो है आपका प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, ये भी आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है, तो दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है, किसमें, नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी NCST में टोटल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर हैं टोटल, तो 3 मेंबर हैं। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी किस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बाई कैमरल सिस्टम इज एन एसेंशियल फीचर, बाई कैमरल जो है एसेंशियल फीचर होता है, तो आपका फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में बाई कैमरल सिस्टम जो आपका एसेंशियल फीचर होता है, 66 का ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये आपका DPSP हो जाएगा, आर्टिकल 50। फिर जो है आपका यहाँ पे टू प्रिजर्व एंड रिच वैल्यू, यही आपका टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अड़सठ नंबर देखिए, अड़सठ नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, तो ये जो है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, जो आर्टिकल 150 के आसपास है, तो वो आपका ऑडिट कराता है आपका सेंटर और स्टेट दोनों का, तो यहाँ पे संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए कैग काम करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM कर सकते हैं, AMTM या फिर ATM में मनी नहीं, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो 4 राज्य दिया गया है वो कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रिट जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, सॉरी अमेरिका का रहा, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन, UK से लिया गया है। अमेरिका से जुडिशियल सिस्टम लिया गया है, जुडिशियल सिस्टम का जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प इनमें से कौन सा है? केलकर समिति किसके लिए था? आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल हो जाएगा, पहला सही है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर, और सुखमय चक्रवर्ती समिति जो आपका मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हो जाएगा। सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का D। काफ़ी यूनिक सा दे रखा है यहाँ पे, बहुत कम ही पूछता है। तो केलकर समिति आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, और सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हो जाएगा। सभी का सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो या घटता है। जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या घटता है? तो याद रखिए घटता है। या सब्सिडी देगा तो घटेगा, टैक्स लगाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, जब अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो वहाँ पे प्राइस क्या होता है? घटता है। अगर टैक्स लगाता है तो प्राइस बढ़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? तो ये आपका 1948-49 में किया गया था। राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? 1948-1949 में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? तो ये आपका आय समानता असमानता बताता है, इनकम इनइक्वालिटी बताता है। तो गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित है? तो आय असमानता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74 का C हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा इनमें से गलत है? तो गरीबी का दुष्चक्र जो आपका किसका है? नरकसे का है। ये आपका गलत दे रखा है। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? नरकसे ने दिया था। बाकी अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, सही है। JM कीन्स हो जाएगा आपका ब्याज की तरल वरीयता सिद्धांत, ये भी सही है। और कार्ल मार्क्स हो जाएगा अधिशेष मूल्य सिद्धांत हो जाएगा। याद रखिए कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गरीबी का जो दुष्चक्र है वो आपका नरकसे ने दिया था। नेक्स्ट है संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? तो अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये है अगर कारण जो है आपका गरीबी का दुष्चक्र है। याद रखिए संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार यानी बैलेंस डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार जो आपका अविकसितता का प्राथमिक कारण है आपका गरीबी का दुष्चक्र। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो किस में? तो ये आपका आर्थिक मामलों का विभाग हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक मामलों का विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रिवीजन कीजिए। तो कैग है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक्ट एज ए चीफ अकाउंटेंट एंड द ऑडिटर फॉर होम। तो ये आपका ऑडिट किसको करता है? तो आपका स्टेट का भी करता है और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फिफ्थ शेड्यूल में द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के जो 5वीं अनुसूची है उसमें कौन से 4 स्टेट का पूछा गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसका ये आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोविजन ऑफ इशूइंग रिट बाय द जुडिशरी इन इंडिया हैज बिन टेकन। यानी जो आपका किस कंट्री से जो है रिट जो है लिया गया है? तो रिट का प्रावधान जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। रिट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट है केलकर कमेटी का संबंध है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से, ठीक है। LK झा कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स, और सुखमय चक्रवर्ती कमेटी जो आपका रिकंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, ये भी आपका तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जब व्हेन ए सब्सिडी इज गिवन ऑन ए कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी पे किसी सामान पे सब्सिडी दिया जाता है तो क्या होता है उसके प्राइस पे, उस कमोडिटी के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसका प्राइस क्या होता है? घट जाता है। उसका प्राइस घट जाता है। सब्सिडी देगा तो प्राइस घटेगा और टैक्स लगाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट डाटा असेसमेंट ऑफ नेशनल इनकम एस्टीमेट रिलीज, यानी गवर्नमेंट डाटा का पहला नेशनल इनकम एस्टीमेट जो है कब जारी किया गया था, 1948-49 में जारी किया गया था। पहला गवर्नमेंट डाटा असेसमेंट ऑफ नेशनल इनकम का असेसमेंट जो है पहली बार जारी किया गया था 1948-49 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिनी कॉफिशियन और गिनी रेशियो कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन द इकोनॉमी, यानी गिनी कॉफिशियन और गिनी रेशियो इनमें से किसका रिलेट करता है, तो आपका क्या बताता है, इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। गिनी कॉफिशियन और गिनी रेशियो है किसको बताता है, तो आपका इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्टली पेयर नहीं है, तो आपका विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी किसका है, आपका ये आपका ये नहीं होगा, आपका नरकसे हो जाएगा। तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आपका नरकसे हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अल्फ्रेड मार्शल आपका अल्फ्रेड मार्शल क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो जाएगा। जेम कीन्स आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स आपका सरप्लस वैल्यू थ्योरी हो जाएगा। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। बाकी अमर्त्य सेन का ये नहीं है। आपका विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी किसका है, आपका नरकसे का है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कॉज है अंडर डेवलपमेंट का जो प्राइमरी कॉज क्या है, आपका विशियस साइकिल पॉवर्टी का विशियस साइकिल है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या है, रिपोर्ट रिलीज बाय इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होता है, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे। 78 नंबर देखेंगे हम लोग। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गाँव के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। क्या नहीं देती है, याद रखिएगा, ये आपका बेरोजगारी से संबंधित सूचकांक नहीं देती है। तो भारतीय मानव विकास रिपोर्ट जो है हर साल गाँव के लिए क्या नहीं देती है, तो बेरोजगारी से संबंधित रिपोर्ट नहीं देती है। याद रखिए, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सूचकांक देती है, शिक्षा से संबंधित देती है, स्वास्थ्य से। क्या क्या देता है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सूचकांक देगा, शिक्षा से संबंधित देगा और स्वास्थ्य से संबंधित देगा, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित नहीं देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसके हम SLR कहते हैं। एक निश्चित अनुपात बनाए रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे कहते हैं SLR। अगर वहीं RBI के लिए रखना होता है तो ये आपका CRR कहते हैं। नेक्स्ट है गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र क्या होता है। गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र होता है आपका ऊपर की ओर झुका हुआ। तो ये आपका प्योर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र क्या होता है, ऊपर की ओर झुका होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो आपका कायांतरी चट्टान का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो कायांतरी चट्टान का। नेक्स्ट है वर्ष भर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो बहने वाली हवा को पश्चिमी हवाएं कहते हैं। वर्ष भर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहने वाले हवाओं को क्या कहते हैं, पश्चिमी हवाएं कहते हैं, वेस्टर्ली। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो सबसे पूर्वी चोटी है आपका नामचा बरवा हो जाएगा। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है आपका नामचा बरवा। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, तो स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है, पालघाट हो जाएगा। याद रखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है, पालघाट। और नीलगिरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। अन्नामलाई भी आपका तमिलनाडु में होता है। तो पालघाट किसको जोड़ता है, केरला तमिलनाडु को जोड़ता है। थालघाट हो जाएगा मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। और भोरघाट हो जाएगा आपका मुंबई पुणे जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है। कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो आपका मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई और कटाई हो जाएगा। मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई, कटाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का बी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला जो है आपका ऑप्शन बी कुरंग कुमे हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, कुरंग कुमे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो राष्ट्रीय हॉटस्पॉट कौन सा नहीं हो जाएगा? तो 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गारो हिल्स नहीं है। बाकी पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है, आपका पश्चिमी घाट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत एक्सेप्टेड आपका राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो आपका गारो हिल्स नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं, रिवीजन कीजिए। द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका, इसमें क्या नहीं बताता है? तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बताता है, एजुकेशन से रिलेटेड बताएगा, हेल्थ से बताएगा, लेकिन आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बताएगा। तो ये जगह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बताएगा। बैंक जो है उनको मेंटेन करना होता है एक सर्टेन रेशियो, कुछ खास रेशियो जो आपका मेंटेन करना होता है बिटवीन देयर कैश बैलेंस एंड टोटल एसेट। टोटल एसेट और कैश बैलेंस में कुछ पार्ट जो आपको उनको मेंटेन करना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है गिवन गुड का क्या होता है? तो अपवर्ड राइजिंग होता है। तो गिवन गुड का जो डिमांड होता है आपका अपवर्ड राइजिंग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच रॉक इज फॉर्म इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। यानी विच रॉक इज फॉर्म, कौन सा रॉक बनता है इनर पार्ट ऑफ द अर्थ में, किसी ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से कौन सा बनेगा रॉक? तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट आर द विंड ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। यानी कौन सी विंड जो है थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल बहती रहती है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में? तो ये है आपका वेस्टर्ली विंड हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्टर्ली विंड पूरे साल बहती रहती है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय। हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सा है? तो नामचा बरवा हो जाएगा। नामचा बरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पास सिचुएटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई हिल और नीलगिरी हिल के बीच में कौन सा पास है? तो आपका पालघाट हो जाएगा, पालघाट पास है, ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है इनमें से? ये है आपका सॉइल का प्रिपेयर करेंगे, फिर बोएंगे, सो करेंगे, फिर इरिगेट करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, लास्ट में आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या होता है? हार्वेस्ट होता है। तो हार्वेस्ट आपका इसमें है। और सबसे पहले बोते हैं, उसके बाद इरिगेट करते हैं, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्रीज, यानी वह डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ है वो कौन सा है? तो कुरुंग कुमे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबली एक्नोलॉज नेशनल हॉटस्पॉट इन इंडिया। यानी ग्लोबली एक्नोलॉज नहीं किया गया है भारत का कौन सा हॉटस्पॉट? तो ये हो जाएगा आपका गारो हिल्स को नहीं एक्नोलॉज किया गया है। बाकी ईस्टर्न हिमालय को किया गया है, सुंदरलैंड को किया गया है और वेस्टर्न घाट को किया गया है। कौन सा नहीं है? आपका गारो हिल्स को नहीं किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका ओशन इकोसिस्टम जो है आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। तो सबसे सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, ठीक है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरियस है, सही है। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में स्थित है। तो ये आपका गलत दे रखा है, मंगल और पृथ्वी नहीं है, आपका मंगल और जुपिटर के बीच में है आपका। तो तीसरा आपका गलत है, तीसरा गलत है। आप यहाँ पे देखिए तो 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया। 1 2 चौथा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरियस है, तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 का क्या आंसर है? 89 का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी है, 1 2 4 1 2 4। क्या है फिर से देखिए, सप्तर्षि जो है आपका सप्तर्षि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, सही बात है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहते हैं, सही बात है, और ये गलत है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरियस है, ऑप्शन ये। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो बैगा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बैगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो 91 का हो जाएगा, यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आपका मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से। 91 का दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है। 91 का ए दे रखा है कि मालदीव से, गैबोन से और ब्राज़ील हो जाएगा।
ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट है नामीब रेगिस्तान कहाँ पे है? नामीब रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये है आपका अफ्रीका में। नामीब रेगिस्तान कहाँ पे है? तो अफ्रीका में हो जाएगा। नामीब रेगिस्तान अफ्रीका में का है। एंडीज़ कहाँ पे है? एंडीज़ आपका दक्षिण अमेरिका में है। ए का 4, देखिए ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 यहाँ पे बी और सी में है। तो ये गया और नीचे वाला गया, ए का 4 हो जाएगा। फिर जो है आपका अल्ताई बी का 3 हो जाएगा। अल्ताई जो है आपका एशिया में है, अल्ताई एशिया में है। आल्प्स क्या है? आल्प्स आपका यूरोप में हो जाएगा, आल्प्स आपका यूरोप में हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा। और अपलेशियन आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका है, अपलेशियन आपका उत्तरी अमेरिका है, आल्प्स जो है आपका आल्प्स यूरोप में है और अल्ताई आपका एशिया में है। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? तो किस महासागर में? तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में। 94 का ए हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? तो अटलांटिक ओशन में मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका वियतनाम नहीं आता है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड आता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो वियतनाम नहीं आता है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? तो मैरीन इकोसिस्टम है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? तो मैरीन इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है सोलर सिस्टम से। तो सप्तर्षि जो है किसका पार्ट है? तो बिग सप्तर्षि जो है ये फॉर्म ए पार्ट ऑफ बिग बियर। सप्तर्षि जो आपका बिग बियर का पार्ट है और ये एक तरह का क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। तो ऑप्शन एक सही है। बिग बियर को ही उर्सा मेजर करते हैं और ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। और जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है आपका सीरियस है। तो 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 to 4। बैगा टाइप कहाँ पे मिलता है? तो बैगा टाइप जो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बैगा टाइप कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द इक्वेटर जो पास करता है आपका मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से पास करता है। इक्वेटर कहाँ से पास करता है? मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से पास करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नाबीब डेजर्ट लोकेटेड? नाबीब डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? आपका अफ्रीका में। नाबीब डेजर्ट जो है आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में हो जाएगा। एंडीज़ कहाँ पे है? एंडीज़ आपका साउथ अमेरिका। अल्टाई जो है आपका एशिया में, आल्प्स जो है यूरोप में और अपलाचियन आपका नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? तो ये आपका अटलांटिक ओशन में। 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉल अंडर द गोल्डन ट्रायंगल? इनमें से कौन सा कंट्री जो है गोल्डन ट्रायंगल के अंडर में नहीं आता है? तो आपका वियतनाम नहीं आता है। बाकी लाओस आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, लेकिन वियतनाम नहीं आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से आयोजित किया गया था? तो किसके प्रयासों से आयोजित किया गया था? तो आपका बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों से। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था? तो बाबू दीप नारायण सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो आपका नन्नदेव ने किया था। 97 का ए हो जाएगा। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो नन्नदेव ने किया था। नेक्स्ट है बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक था? इल्तुतमिश था। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है बज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना था, उसको कुल खान की उपाधि किसने दी थी? तो कुल खान की उपाधि उसको किससे मिला था? तो ये था आपका जहांगीर से। बज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना था, उसको कुल खान की उपाधि किससे मिली थी? तो जहांगीर ने उसको दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो किस विद्रोह से हो जाएगा आपका? तो यह संथाल विद्रोह हो जाएगा। मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से संबंधित है।
नेक्स्ट है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों के दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो ये आपका किया है आपका प्रताप में। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप में किया है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में आपका जनकधारी प्रसाद ने किया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका सिवान में हुआ था। 103 का सी हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो सिवान में हुआ था। बिहार में एस्बेस्टस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? तो आपका मुंगेर में मिलता है। एस्बेस्टस बिहार में कहाँ मिलेगा? मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने भूकंप क्षेत्र में किया गया है? तो 3 हो जाएगा। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रिवाइज कीजिए। ड्यू टू हुज एफर्ट वाज द सेकेंड सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का जो दूसरा सेशन है किसके एफर्ट के वजह से मतलब हो पाया था? तो ये आपका बाबू दीप नारायण सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके प्रयासों के वजह से दूसरा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है आपका, विच रूलर ऑफ द कर्नाटक डायनेस्टी एज्यूम द टाइटल ऑफ कर्नाटक कुलभूषण? यानी कर्नाटक कौन कर्नाटक डायनेस्टी का वो कौन सा रूलर था जिसने कर्नाटक कुलभूषण जो है आपका उपाधि धारण की थी? तो ये आपका किसने किया था? तो आपका नंददेव ने किया था। इसने उपाधि ली थी कर्नाटक कुलभूषण की। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट रूलर? वो पहला रूलर कौन था जिसने ऑर्गेनाइज किया था मिलिट्री कैंपेन इन बिहार? बिहार में पहला रूलर जिसने मिलिट्री कैंपेन किया था और उसको बिहार को अंडर ले आया था, दिल्ली सल्तनत के अंडर लाया था बिहार को, तो इल्तुतमिश ने लाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, किसने जो है बज बहादुर को कुल खान की उपाधि दी थी? तो आपका जहांगीर ने दिया था। ठीक है, किसने जो है बज बहादुर को कुल खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने दिया था। अब बज बहादुर क्या कौन था? तो गवर्नर ऑफ बंगाल था 1607 में। मांझी सिस्टम किससे संबंधित है? तो मांझी सिस्टम जो आपका संथाल रेबेलियन से संबंधित है। मांझी सिस्टम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो संथाल रेबेलियन से संबंधित है मांझी सिस्टम। नेमली in which of his magazines has Pir Mohammad Munis gave a poignant portrayal of the plight of farmers of चंपारण? यानी किस मैगजीन में पीर मोहम्मद मुनीस ने जो फार्मर जो चंपारण के किसान हैं उनका दर्द को, उनके दुख को बताया है? तो आपका प्रताप में बताया है। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसान का जो प्लाइट है, दुख दर्द है, वो किस में बताया है? तो आपका प्रताप में बताया है। हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग किसने स्थापित किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। 102 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड द फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव डाई? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है कहाँ पे मृत्यु हुई थी उनकी? वेन जो है ही वॉज शॉट बाय पुलिस? कहाँ पे जो है उनको शॉट किया गया था पुलिस के द्वारा? जब वो नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपका सिवान में। फूलेना प्रसाद की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सिवान में। कैसे हुई थी? वो जो है आपका फ्लैग को होस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? फ्लैग को फहराते समय, झंडा फहराते समय क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में उनको पुलिस के द्वारा गोली लग जाती है। सिवान में उनकी मृत्यु हो जाती है। एस्बेस्टोस कहाँ मिलता है? तो आपका मुंगेर में मिलता है। बिहार में एस्बेस्टोस कहाँ मिलता है? मुंगेर में। बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन? बिहार कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड है? तो आपका 3 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड है। 106 नंबर देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं? तो दक्षिण पूर्व में मिलता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, संविधान सभा में बिहार को कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? तो ये थे आपके 36। संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? 36 लोग थे। याद रखिए फिर से, संविधान सभा में बिहार से कितने लोग शामिल थे? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी? तो कहाँ पे दिया गया था? तो बिहार में। किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी? तो बिहार में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका 110 का गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। यहाँ बताइए, बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे ये आप करंट अफेयर आ गए यहाँ पे। तो 111 का ऑप्शन जो दे रखा है, यहाँ पे 11 मराठा नहीं है, यहाँ पे 12 मराठा सैन्य थे। तो तीसरा गलत हो गया, तो ये गया और ये गया। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 111 का ए हो जाएगा आपका। पहला दूसरा सही है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था और भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 11 नहीं है, 12 है। नेक्स्ट है 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में हुआ है। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन है? तो आपका प्राजक्ता कोली हो जाएंगी। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं प्राजक्ता कोली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था? 25 जून को मनाया था। कब मनाया था? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, आइए रिवीजन कीजिए। इन विच एरिया ऑफ बिहार आर द धारवा रॉक फाउंड? धारवा रॉक कहाँ मिलता है? तो साउथ वेस्ट में मिलता है। धारवा रॉक कहाँ यहाँ पे साउथ ईस्ट में मिलता है, वेस्ट में नहीं मिलेगा, साउथ के ईस्ट में मिलता है धारवा रॉक। ऑफ 106 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया? पहला स्टेट भारत का कौन सा है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया था विमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में? तो बिहार था। कौन था हमारा? बिहार था। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इंक्लूडेड फ्रॉम बिहार इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बिहार से कितने लोग शामिल किए गए थे? तो आपका 36 लोग शामिल किए गए थे, 36 लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन विच स्टेट वाज द माइनॉरिटी कमीशन गिव स्टैच्यूटरी पावर फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी किस स्टेट ने माइनॉरिटी कमीशन को पहली बार स्टैच्यूटरी पावर दिया था? तो ये आपका बिहार ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। जीविका इनिशिएटिव है किसका? बिहार गवर्नमेंट का। इसका मोटो क्या है आपका? पॉवर्टी एलिवेशन। जीविका का मेन मोटो क्या है आपका? पॉवर्टी को एलिवेट करना है, एलिवेशन। नेक्स्ट है, बताने आइए करंट अफेयर। तो यहाँ पे है, द 47 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। 47वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 47वां सेशन जो है कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। सही बात है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है आपका ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 44th हेरिटेज, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 44वां हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। और तीसरा आपका 11 नहीं है, आपका 12 हो जाएगा, ये गलत है। 1 and 2। वेयर वॉज द 11th इंडिया मेज समिट ऑर्गेनाइज? 11वां भारत मेज समिट जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। 11वां भारत मेज समिट जो आपका, ये आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट? टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में पहली इंडियन कौन किसे इंक्लूड किया गया है? तो प्राजक्ता कोली को इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन है सी है, प्राजक्ता कोली। Who became the first state in the country to introduce Aadhaar-based face authentication for the ration distribution in the public distribution system? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन कौन से स्टेट ने लागू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। याद रखिएगा, पीडीएस सिस्टम में आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम जो आपका किसने लागू किया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, विच डे वाज ऑब्जर्व एट द संविधान हत्या दिवस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 116 नंबर देखते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे शुरू की जाएगी? ये कहाँ पे शुरू होगा? तो ये आपका अमरावती में होगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो अमरावती में की जाएगी। अमरावती
में की जाएगी। नेक्स्ट है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत का तेंदुआ राजधानी कौन बन गया है? तो भारत का तेंदुआ राजधानी बना है आपका बेंगलुरु। भारत का तेंदुआ राजधानी कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने किया है? तो पंजाब ने किया है। उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने किया है? तो पंजाब ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहे बगलिहार बांध किस नदी पे स्थित है? तो बगलिहार डैम जो आपका चेनाब नदी पे स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा बगलिहार डैम किस नदी पे है? तो आपका चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के निम्न में से कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए थे? तो कौन कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए थे देखिए थोड़ा सा। 121 का जो आंसर दे रखा है वो आपका ऑप्शन सी है, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। फिर से देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार प्रस्तावित किए थे? तो पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण होगा, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची होगी और बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र होगा। तो क्या है? 1, 3, 4 जगह। फिर से देखिए कौन कौन सा है। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण होगा, ये नहीं होगा। संशोधित मतदाता सूची पर्ची होगी और आपका बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र होगा। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो महिला संवाद अभियान जो है आपका बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। महिला संवाद अभियान जो है किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 122 का ए हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का क्या नाम था? तो विदेश सचिव का नाम था आपका विक्रम मिश्री। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का क्या नाम था? तो विक्रम मिश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? तो आपका आबू धाबी में किया गया था। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो आबू धाबी में किया गया था। आइए रिवीजन कर कीजिए। वेयर विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बी लॉन्च्ड? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? तो आपका अमरावती में किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे लॉन्च होगा? अमरावती में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है विच मेट्रोपोलिस विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लेपर्ड्स एंड हैज बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कौन बन गया है? तो आपका बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया जो बन गया है आपका बेंगलुरु बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च उद्योग क्रांति टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? उद्योग क्रांति किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आपका पंजाब ने किया है। पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म अनाउंस टू डेवलप इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ? यानी किस स्टेट ने, इन विच स्टेट, किस स्टेट में जो यूनियन मिनिस्ट्री है, टूरिज्म के यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंस किया है कि डेवलप करेंगे इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में करेंगे। 119 का महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बगलिहार डैम विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड ऑन विच रिवर? बगलिहार डैम किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। बगलिहार डैम किस नदी पे है? तो आपका चेनाब नदी पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज बीन प्रपोज बाय द इलेक्शन कमीशन? यानी कौन कौन से रिफॉर्म जहाँ आपका इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है, जो कि लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो ये कौन कौन से है आपका? तो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन होगा किसका? डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा, यानी डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन होगा। वोटर आइडेंटिटी, ये आपका गलत है, ये नहीं है। रिवाइज वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, तो रिवाइज वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होगा। और आपका स्टैंडर्डाइज फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर बीएलओ के लिए स्टैंडर्डाइज फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा।
तब कौन कौन से हैं आपका, पहला है, तीसरा है, चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड लॉन्च्ड महिला संवाद अभियान। तो महिला संवाद अभियान जो आपका बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। महिला संवाद अभियान जो आपका किसने स्टार्ट किया है, बिहार सरकार ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी हु प्रोवाइडेड द डिटेल ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 मई 2025। यानी फॉरेन सेक्रेटरी का क्या नाम है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी थी। तो आपका विक्रम मिश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विक्रम मिश्री। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन मैंगो, इंडिया मैंगो मैनिया 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, 124 का ये था आपका अबू धाबी में किया गया था। टू मैंगो के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 लॉन्च किया गया था आपका अबू धाबी में। 125 नंबर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है, कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी है, कोई भी। यहाँ पे दोनों ही आपका गलत दे रखा है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्चे करने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है। तो सर्वाधिक सैन्य खर्चे करने वाले में भारत का स्थान जो है आपका 5वें नंबर पे आता है। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान 5वें नंबर पे आता है। 2025 में जारी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 127 का बोल रहा है असत्य कथन, 127 का ए दे रखा है, केवल पहला जो है सत्य है, असत्य कथन है। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WTO द्वारा जारी नहीं होता है, ये आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला 16.2% से घटकर 2.3% रह गए हैं। लगभग 17 करोड़ लोग को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो 2 और 3 आपका सही है, पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी किस देश की है, तो आपका तुर्की की है। तो याद रखिएगा 128, भारत सरकार ने विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह कंपनी किस देश की है, तो तुर्की की है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका सोनीपत में हुआ है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत में किया गया है। आम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाते हैं, ये आपका गुवाहाटी असम हो जाएगा। गलत कथन मिलान का चयन करना है, ठीक है। तो 130 का जो आंसर है डायरेक्ट यहाँ पे सी दे रखा है, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है और चापचारकोट आपका मिजोरम का है, और आम्बुबाची मेला आसाम का हो जाएगा। आम्बुबाची मेला आसाम हो जाएगा, खीर भवानी जम्मू कश्मीर और चापचारकोट मिजोरम हो जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया था, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश के लोगों से है। किसका है ये कोड जो है, किसका है, ये है आपका गुराजादा अप्पा राव का है। केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया था, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। किसका है, तब गुराजादा अप्पा राव हो जाएंगे। आइए यहाँ पे रिवीजन कीजिए। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोनों ही आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट कोई है, कोई भी सही नहीं है। सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एमंग द कंट्री विद द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। यानी भारत का रैंक किस में है, भारत का रैंक क्या है विथ हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, भारत का रैंक क्या है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत का रैंक है आपका 5वां है। किसने बताया, आपका सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार जो आपका बताना है इनमें से, तो ये आपका WTO के द्वारा जारी नहीं होता है, ये आपका गलत है। बाकी अकॉर्डिंग टू द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, इंडिया हैव कम डाउन फ्रॉम, पॉवर्टी लाइन जो है कहाँ से कहाँ गया, 16.2% से 2.3% पर आ गया है, पहले सही है। और अबाउट 17 करोड़ पीपल जो आपका एक्सट्रीमली पॉवर्टी से लिफ्ट आउट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो पहला आपका गलत है, दूसरा तीसरा सही है। कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड सेलेबी कंपनी को बैन कर दिया है। वो कंपनी क्या थी? जो ग्राउंड हैंडलिंग करती थी एविएशन सेक्टर में। तो ये कंपनी कहाँ की है? तो आपका तुर्की की है, तुर्की की ये कंपनी है। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनोग्रेट? भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो सोनीपत में किया गया है। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? सोनीपत में। फिर जो है आपका आम्बुबाची मेला आसाम हो जाएगा, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर और चापचारकोट मिजोरम हो जाएगा। ये आपका गलत दे रखा है, सी नंबर। यानी 2025-26 में बजट स्टार्ट करने से पहले एक कोट किया गया था कि ए कंट्री इज नॉट ओनली बाई इट्स सॉइल। एक कंट्री जो है आपका सॉइल से नहीं बनता है, लेकिन बनता किससे है? उसके लोगों से बनता है। तो ये आपका किसका है? अप्पा राव का है, आपका अप्पा राव का है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो आप शामिल नहीं है आपका 100% अच्छे स्तर की स्नातकीय शिक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, गरीबी से मुक्ति है, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी है, और आपका आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं। तो आपका कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाना है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा होता है, उसके बाद आपका ब्याज अदायगी, उसके बाद आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और फिर आपका रक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पे 133 का सी हो जाएगा। ठीक है, 133 का सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। 134 का सी हो जाएगा। फिर से देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना हो गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। कौन सा है आपका? दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 12.75 लाख रुपए होगी, सही बात है, और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का आयकर देना होगा। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि दर कितना है? तो वृद्धि दर कितना हो गया है? तो ये आपका 6.3 से 6.8। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि कितना है? तो 6.3 से 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है आपका सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, नहीं दूसरा है, याद रखिएगा। और कौन सा जगह? वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है, और वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है आपका? ये हो जाएगा दूसरा वाला। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। 138 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य कथन क्या है? ऑप्शन डी है, यानी दोनों कथन सत्य है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी आई है, सही बात है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय जो है आपका लगातार वृद्धि हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? कितने परसेंट का वृद्धि का अनुमान है? तो आपका 3.8% का। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8% का अनुमान है। 139। चलिए रिवीजन कीजिए।
यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड 6 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर द डेवलप इंडिया, यानी डेवलप इंडिया के लिए 6 ब्रॉड प्रिंसिपल बनाए गए हैं। उनमें से 6 प्रिंसिपल में से कौन सा नहीं है? तो वहाँ पे आपका है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी है, सही बात है। 100% स्किल लेबर है, ये भी आपका सही है, जिसको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देगा। और 70% वुमेन जो होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाएगा। तो कौन सा नहीं आएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज टॉप 4 आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी टॉप 4 आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा है यहाँ पे? 137 का यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे पहले आपका स्टेट शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटीज पहला हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद आएगा आपका सेंट्रल सेक्टर प्लान और उसके बाद डिफेंस आ जाएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत ट्रेड नेट, यानी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत ट्रेड नेट अनाउंस इन यूनियन बजट 2025-26, यानी भारत ट्रेड नेट अनाउंस किया है यूनियन बजट में, ये क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका ये आपका इस्टेब्लिश करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2025-26 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट है आपका सैलरी टैक्स पेयर के लिए वो आपका 12.75 लाख है, और 30% का इनकम टैक्स काटा जाएगा वहाँ पे 24 लाख के ऊपर अगर आपका आमदनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, दोनों। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इन द फाइनेंशियल 2025-26, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ कितना है फाइनेंशियल सेक्टर 25-26 का, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है। तो 136 का ये आपका 6.3 से 6.8% हो जाएगा, 6.3 से 6.8%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका इनकरेक्ट है, आपका यहाँ पे थर्ड नहीं है। इंडिया का रैंक 7वां है ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, 8वां रैंक है आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस में, और 6 रैंक है आपका एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल में। तो आपका बी नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट है 138 नंबर बताना है। 138 का आपका डी दे रखा है, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, दोनों ही आपका सही है। तो फिजिकल डेफिसिट जो आपका हैज डिक्रीज स्टेडली फ्रॉम 2020-21 से 2023-24, यानी इन सालों में जो आपका फिजिकल डेफिसिट लगातार क्या क्या है डिक्रीज हो रहा है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेडली क्या क्या राइज किया है, यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज एस्टिमेट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द फाइनेंशियल 2025, फाइनेंशियल ईयर 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ है, कितना परसेंट का ग्रोथ यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है? तो 3.8% का एस्टिमेट ग्रोथ किया गया है कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। 140 नंबर आइए, भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 140 का क्या है आपका यहाँ पे? तो 140 का सी हो जाएगा। तो भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र को घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, उसके बाद आपका सौर हो जाएगा, उसके बाद आपका पवन हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइड्रो हो जाएगा, उसके बाद आपका गैस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले कोयला, फिर आपका सौर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका पवन हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका हाइड्रो हो जाएगा, और लास्ट में सबसे कम क्या है आपका गैस हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका 141 का आंसर देख लीजिए। 141 का आंसर है आपका 141 का बी हो जाएगा। 142 का बी हो जाएगा। 143 का भी बी हो जाएगा। 144 इसका भी बी हो जाएगा। 145 ए हो जाएगा। 146 बी हो जाएगा। इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है? सबसे पहले कोल था, उसके बाद आपका सोलर था, उसके बाद विंड था, फिर हाइड्रो था, फिर गैस था। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे 141 से 144 इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका भी आपका बी हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा, और 44 का भी बी हो जाएगा। 45 का आपका ए हो जाएगा।
46 का बी हो जाएगा। आइए 47 देखते हैं। 47 क्या हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा। 49 का ए हो जाएगा। और लास्ट है 50 का बी हो जाएगा। तो ये हमारा एडिटोरिया का पहला फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।